अपने यूट्यूब चैनल में सीक्रेट ऑफ फाइनेंशियल वेलबीइंग एंड फाइनेंशियल एंड टैक्स इश्यूज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। इस सीरीज़ में हमने नंबर ऑफ वीडियोस बनाए। उसी सीरीज़ के तहत अगला ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहूँ तो ये आपके और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मिडिल क्लास लोगों के जो सपने होते हैं उनमें से एक जो आधारभूत सपना होता है वो इस विषय से रिलेटेड है, जिस पर ये आज वीडियो बन रहा है। ये वीडियो है अपने सर पर अपनी छत होने का। ईंट और मिट्टी से बने हुए ढांचे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर की बात कर रहा हूँ। एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए घर, उसकी ये बचपन, जवानी और बुढ़ापे की यादें होती हैं, तो वहाँ इमोशंस आना जरूरी है। और दोस्तों होता क्या है, जब हम इमोशनल होते हैं तो हम बहुत से नज़रियों पे ध्यान नहीं दे पाते। उनमें से एक फाइनेंशियल और टैक्स प्लानिंग ऐसा नज़रिया है जिसे हम शायद इग्नोर ही कर देते हैं। ये वीडियो मेरी तरफ से बीइंग अ फाइनेंशियल वेल विशर कि जब भी हम मकान या घर या तो बनाने की बात कर रहे हैं या खरीदने की बात कर रहे हैं या उसे बेचने की बात कर रहे हैं, यदि हमने इन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया है अपने उस डिसीजन में तो शायद हमें फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। हम पहले मुद्दे पर बात करते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यार आपके पास में फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं जिन पर आप डिसाइड करें। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? सर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो सकता है, लोकेशन हो गया, साइज हो गया, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो गया, एजिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर आप डिसाइड करते हो कि यार इस प्रॉपर्टी में मुझे, इस तरह की प्रॉपर्टी में मुझे इन्वेस्ट करना नहीं करना है। तो बीइंग दीज आर नॉट माय कोर कॉम्पिटेंस, ये फैक्टर्स मेरे कोर कॉम्पिटेंस में नहीं आते हैं। आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग अबाउट दिस, ये आप ही डिसाइड करो। हाँ, इन फैक्टर्स के अलावा एक टैक्स और फाइनेंशियल फैक्टर है जिसे आपने यदि इग्नोर कर दिया तो भाई साहब नुकसान होने वाला है। तो चाहे प्रॉपर्टी आप क्या खरीदो, प्लॉट खरीदो और उस पर कंस्ट्रक्शन कराओ। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी स्कीम्स में आप पैसा लगा लीजिए क्योंकि आपको आज जरूरत नहीं है, या फिर आप क्या करने वाले हो, रेडी टू मूव में जा रहे हो। तीनों में से इसके अलावा भी यदि आपके पास में कोई ऑप्शन है, आप बाकी के पॉइंट्स तो सारे कंसिडर कर लीजिए, पर यदि आपने टैक्स से रिलेटेड मैटर्स को कंसिडर नहीं किया तो आप फिर से नुकसान में पड़ने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं इन तीनों मैटर्स से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से फैक्टर पॉइंट्स हैं जो टैक्स में कंसिडर होते हैं। तो पहली चीज, ये जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, मैंने इवैल्यूएट किया कि इन 4 फैक्टर्स को कंसिडर कर लेना चाहिए। पहला, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी एंड प्राइस गैप। यदि इन चारों को आपने देखा है तो शायद जिस तरह की प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो शायद सही हो। चलो एक एक करके देखते हैं। बेसिकली क्या होता है, जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी आर नॉट वन ऑफ द सेम थिंग। दोनों एक चीज़ नहीं है। मतलब जीएसटी में स्टैम्प ड्यूटी नहीं आती है। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन आर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वेयर द जीएसटी इज लिव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो होता क्या है भाई साहब, जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उस समय पे आपको उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, स्टैम्प ड्यूटी देना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि उसमें जीएसटी भी दे। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन पे आपको जीएसटी देनी है और स्टैम्प ड्यूटी देनी है, रजिस्ट्रेशन देना है। तो यार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपने प्लॉट खरीदा है, प्लॉट यदि आप खरीदते हो तो प्लॉट परचेजिंग ऑफ प्लॉट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। पहली चीज, हम आज पहले ऑप्शन पर बात करते हैं प्लॉट से रिलेटेड। प्लॉट खरीद करके यदि आपने उस पर कंस्ट्रक्शन कराने का सोचा है तो उस केस में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, प्लॉट परचेज करते समय पे आपको जीएसटी पे नहीं करनी है क्योंकि ये एग्जम्प्टेड होता है। दूसरी चीज़, उस प्लॉट की यदि आप जीएसटी तो नहीं दे रहे हो पर आप स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि स्टेट के द्वारा लेविड होता है। मीन्स जीएसटी नहीं दे रहे हो, क्या दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है सर, ये दोनों में से एक चीज़ है। अब मैं उस पर यदि कंस्ट्रक्शन कराता हूँ, अब कंस्ट्रक्शन कराने का मतलब यह है कि या तो मैं खुद कंस्ट्रक्शन करूँ या फिर मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। हाँ, तो यदि आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, अगेन वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हो, तो उस केस में आपको जीएसटी देना पड़ेगा क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स आर कवर्ड अंडर जीएसटी। तो सब पहले जीएसटी से पहले इस पे सर्विस टैक्स और वैट के प्रोविजंस लगते थे वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे, इसमें आपको अवेटमेंट मिल जाता था, जो अवेटमेंट 30 से 60% तक अवेटमेंट हुआ करता था। पर जीएसटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है अवेटमेंट का कि आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट कराया। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स व्हाट सिविल कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग से रिलेटेड इंस्टॉलेशंस एंड एवरीथिंग कवरिंग अदर। यदि आपने कोई भी ऐसा काम दिया है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, उस पर जीएसटी का प्रोविजन लगेगा। अब जीएसटी कितना है सर, 18% हायर साइड में जीएसटी रेट है, दैट मे बी इफेक्टिवली 12% तक आ सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस एंड द एग्जिस्टिंग लॉ। तो आपको भाई साहब प्लॉट खरीद करके उस पर कंस्ट्रक्शन कराने पे 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी। प्लॉट पे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा जो कि आपका
4 से लेकर के 8% के बीच में हो सकता है, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इसमें सारी कंडीशन जेंडर बेसिस की, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए वो सब आ गया, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। दूसरी तरफ आपको जीएसटी वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे देना पड़ेगा। तो आप यदि प्लॉट खरीद करके उसमें कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हो तो ध्यान रखना, प्लॉट पे आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा और इधर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। दैट वाज वन ऑफ द इशू व्हिच वी आर गोइंग टू कंसीडर व्हाइल परचेजिंग अ प्लॉट एंड मेकिंग अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट विद दैट। नेक्स्ट इशू पे हम जब बात कर रहे हैं कि सर मुझे पैसा अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए नहीं, अगेन इट्स योर पर्सनल डिसीजन, इट्स योर कप ऑफ टी। आपको डिसाइड करना है, कॉल इज योर्स, कि आपको किस में। मैं तो केवल फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड बता सकता हूँ, यदि आपने यहाँ किया और वहाँ किया तो क्या अंतर आएगा। देखो, यदि हमें आज जरूरत नहीं है और आई एम हैविंग एम्पल ऑफ फंड, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जरूरत आज नहीं है तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ फॉर फ्यूचर। तो अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट में मुझे पैसा लगा देना चाहिए। और यदि मुझे जरूरत आज में कार की है तो फिर रेडी टू मूव में जाना पड़ेगा। अगर इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जनरली दीज आर द पेपर वर्क। अभी आपके हाथ में तो कुछ है नहीं है, केवल आपने एक एग्रीमेंट किया है, मीन्स पोजीशन तो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, सब कुछ पेपर पे चल रहा है। अगर रेडी टू मूव वो कंप्लीट हो चुका है, तो देयर इज अ गैप। और एक चीज और हम बात करें, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। कोई चीज पेपर पे और कोई एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में दिख रही है तो रिस्क किसमें है? तो भाई जो पेपर पे है उसमें रिस्क है, शायद वो डिले हो जाए, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए नहीं हो पाए, देयर आर नंबर ऑफ रिस्क आर देयर। तो हम उन चीज़ों पे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो अब भाई बात करता हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जनरली देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स उन्होंने गवर्नमेंट ने डिसाइड किए, और ये किया है अफोर्डेबिलिटी एंड लग्जरी एंड प्रीमियम हाउसेज पे। उन्होंने 2 कैटेगरीज में होता है कि लग्जरी हाउसेज हैं और अफोर्डेबल हाउस है। अफोर्डेबल होम टू ऑल इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने चालू किया, इसके तहत उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति को एक अफोर्डेबल हाउस अवेलेबल होना चाहिए। नाउ व्हाट द मीनिंग ऑफ अफोर्डेबल? यदि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज लोअर देन द 45 लाख से यदि कम है और उसका साइज यदि मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो 60 स्क्वायर मीटर से कम है, 60 स्क्वायर मीटर या उससे कम है, तो उसे हम अफोर्डेबल हाउस बोलेंगे। वेयर अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी ये 90 स्क्वायर मीटर तक हो सकती है। तो अफोर्डेबल हाउस है तो क्या होगा, और नॉन अफोर्डेबल या लग्जरी या प्रीमियम हाउस है तो उस केस में क्या होगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जीएसटी एंड स्टैम्प ड्यूटी की। अगेन यदि आपका अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट है तो पहली चीज, यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी, आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं लेगी। ओके यार, खुश। जब हम परचेज करने जाते हैं, बेटा बोलता है आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देंगे, यार हैप्पी, और यार स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, 8 से 9% का जो खर्चा होता है माइंड, आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है हर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन तो कराओगे, और रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट हर स्टेट की वेरी करके 4 से 6% जाती है। तो इधर स्टैम्प ड्यूटी नहीं ले रहे तो क्या होगा भैया, रजिस्ट्रेशन तो करवाएंगे वो, ठीक है। फिर से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, दूसरा जीएसटी भी लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी नहीं ले रहे। स्टेट यदि अपनी एग्जाम कर रहा है तो सेंट्रल ने एग्जाम नहीं किया, हम जीएसटी लेंगे। अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यार ये तो दोहरी मार होगी। हाँ, यदि आप अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट्स में जा रहे हो तो आपके ऊपर दोहरी मार पड़ने वाली है, टैक्स की डुअल टैक्सेशन होने वाला है। एक तरफ आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, दूसरी तरफ आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब जीएसटी का पेमेंट, क्योंकि बाय लुकिंग टू द स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी, आपने देखा होगा 2019 से अभी तक, अब ये कैसे उससे पहले भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में स्लो डाउन था। इन ऑर्डर टू बूस्ट दिस स्लो डाउन, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव इंसेंटिव्स लिए। उन्होंने बोला कि यार चलो एक काम करो, जीएसटी के रेट्स को क्या कर दो, कम कर दो, जिस कारण से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, लोग खरीदना चालू कर देंगे। और उन्होंने ऐसा किया। तो पहले जीएसटी जो 18% था उसको कम करते करते ये 5 और 1% पे लेके आ गए। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपका अफोर्डेबल हाउस है, तो एग्जिस्टिंगली आपको 1% के हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ जो पहले आपका 8% हुआ करता था। पहले 8% हुआ करता था, अभी फिलहाल उन्होंने 1% कर दिया। पर इसमें एक कंडीशन है कि 1% विदाउट आईटीसीए मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो आपने अफोर्डेबल हाउस तो 2 चीज दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन दे रहे हो और जीएसटी दे रहे हो, 1% के हिसाब से ध्यान रखो। सो नॉन अफोर्डेबल है तो लग्जरियस या प्रीमियम हाउस यदि आप परचेज करने जा रहे हो तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज तो देना पड़ेंगे। यहाँ जीएसटी का रेट 5% हो जाएगा, एक की जगह पे कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। पहले ये आपका 12% हुआ करता था और उससे पहले ये 18%। तो 18 से घटा के कितना दिया उन्होंने, 5% कर दिया। 5% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा यदि ये प्रीमियम हाउस है। ध्यान रखिए, आप जीएसटी दे रहे हो कितना, और रजिस्ट्रेशन चार्ज दे रहे हो। डुअल टैक्सेशन, अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे डुअल टैक्सेशन हो रहा है। मूविंग एट, तो सर मैं तो रेडी टू मूव में चल रहा हूँ। हाँ, रेडी टू मूव में जाओ, कोई इशू नहीं है। वहाँ आपको जीएसटी के लिए मना कर दिया तो रेडी टू मूव। पहले पर एक चीज याद रखना, रेडी टू मूव कब मान लिया जाएगा, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एनीथिंग फॉर विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज नॉट प्रोवाइडेड, इट शैल बी कंसीडर्ड अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट, उस पर प्रोविजन वो लगेंगे।
तो जब भी आप बिल्डर से मकान खरीदने जा रहे हो, पहले उससे कंप्लीशन सर्टिफिकेट लो, तब जाकर के मानना हाँ भाई ये रेडी टू मूव है, इस पर अब मुझे जीएसटी नहीं देना है, केवल स्टैंप ड्यूटी लगेगी जो कि स्टेट के द्वारा जो आपकी 7 to 8 या 9% वॉट एवर इट कम्स, तो उसको आपको कंसिडर करना है। तो हमने ओवरऑल इस वीडियो में एक चीज़ है कि यदि आप प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की खरीद रहे हो तो आपका इन्वॉल्वमेंट या तो स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का आने वाला है भाई, ठीक है। तो या तो आपको जीएसटी देनी है, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन देना है, या फिर आपको स्टैंप ड्यूटी। तो जब आप एनालाइज और इवेल्युएट कर रहे हो कि किस तरह की प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है, तो उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को जरूर कंसिडर कर लेना कि एक तरफ आपको क्या देना पड़ रहा है, तीनों चीजें देनी पड़ रही है, एक तरफ आपको एक ही देना पड़ रहा है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज में जहां आपको ये दोनों चीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड जीएसटी देना पड़ रहा है, वहीं पर आपको प्राइस गैप का डिफरेंस मिल जाता है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लगभग 20 से 30% आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी से कम दामों में मिल जाती है। यदि ये अमाउंट और टाइम गैप आप एडजस्ट कर सकते हो तो आपको अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेडी टू मूव में जा सकते हैं। शायद इन पॉइंटों ने आपकी मदद की होगी। दूसरा पॉइंट जिस पे हम बात करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि फाइनेंसिंग किस तरह की होनी चाहिए। मीन्स मकान जो आप खरीद रहे हो, घर जिसको आप खरीदने वाले हो, एक्वायर करने वाले हो, एक बार ये डिसाइड हो गया कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी में ले रहे हो, तो ये पैसा आएगा कहाँ से, इस इशू पे हम रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो आपके पास में बेसिकली दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपना खुद का पैसा लगा दें या फिर कहीं से फाइनेंस लें, मीन्स लोन लें, हाउसिंग लोन लें। अब इन दोनों में से बेहतर क्या है, तो भाई साहब इन दोनों की रेस में कौन बेहतर कौन अच्छा, इसे देखने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंटों को कंसिडर करना पड़ता है। पहला, हम ये देख रहे होते हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा या तो लोन लिया जा रहा है उसकी एज क्या है, उसका इंटेंशन क्या है लोन लेने का, मीन्स इन्वेस्टमेंट है या फिर खुद के यूज़ के लिए लेना चाहता है, उसकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। इसके अलावा हमें लोन लेने से क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होने वाले हैं, इन्हें हमें कंसिडर कर लेना चाहिए। सही कहूँ तो कभी कभी लोन लेना आपकी ज़रूरत नहीं होती है, सुविधा होती है, आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है हर वो व्यक्ति जो लोन ले रहा है उसे पैसे की ज़रूरत हो। समटाइम इट इज़ अ टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स सेविंग इंसेंटिव, और ये एक ऑप्शन साबित हो सकता है। तो बात करता हूँ कि यदि आपने दोनों के अपने अपने खुद के एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। हम बात करते हैं यदि मैंने सेल्फ फाइनेंसिंग की, मैं अपना पैसा खुद लगा रहा हूँ, तो दोस्तों यदि मेरा हार्डकोर मनी जो मैंने किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट किया था, सब बच्चों की शादी, उनकी एजुकेशन या अपने रिटायरमेंट के लिए यदि कोई पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था, उस पैसे को निकाल करके यदि मैं मकान खरीदा हूँ, तो ऐसा डिसीजन फाइनेंशियल वाइबल डिसीजन नहीं है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सेल्फ फंडिंग यदि आप करते हो तो दोस्तों, यदि आप लोन लेकर के किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हो, सपोज मैंने एक प्रॉपर्टी 20 साल के लोन के लिए खरीदी है, तो ओवरऑल जो मैं पेमेंट करूंगा 20 साल में, ब्याज दर लगभग कुछ भी हो सकती है आपकी 5% से 10% के बीच में, हम कुछ भी ले लेते हैं, लगभग मैं जो 20 साल में पेमेंट करूंगा वो 130% से लेकर के 150% के बीच में होगा। मतलब जितना मैंने लोन लिया है उसका 150%। यदि 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो मैं 20 साल के अंदर में लगभग 1.5 लाख रुपए पे कर रहा हूँ टोटल मिला के प्रिंसिपल। तो 50%, तो 30 से 50% यदि मैं लोन लेकर के प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ तो वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को कम कर सकता हूँ सेल्फ फाइनेंसिंग से। मैं अब सेल्फ फंडिंग कर लेता हूँ, खुद का पैसा लगा देता हूँ, तो मुझे भाई वो 130% देने की जरूरत नहीं पड़ेगी 20 सालों में, मैं तो आज ही उसे ले सकता हूँ। यू कैन एलिमिनेट दैट कॉस्ट बाय इन्वेस्टिंग योर ओन मनी। ध्यान रखें, ये पैसा आपका वो होना चाहिए जो हाउस से रिलेटेड हो। आप अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को तोड़ करके यदि पैसा लगा रहे हैं तो बहुत गंदा डिसीजन आप लेने वाले हैं। सेकेंडली, लोन लेने, अप्रूव्ड होने और उसके डिसबर्समेंट में बहुत टाइम लगता है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस गोइंग टू बी, ठीक है। आपका रिपेमेंट स्ट्रक्चर, योर फाइनेंशियल कंडीशन, योर एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज, सबको बैंक कंसिडर करती है और उसके बाद में आपको लोन दे रही होती है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, हैसल प्रोसेस होता है। आप इस हैसल प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो सेल्फ फंडिंग कर सकते हैं। सो देयर मे बी एडवांटेज ऑफ डूइंग व्हाट, सेल्फ फंडिंग, एक्सेप्ट आपको अपना वो सेव्ड और इन्वेस्टेड पैसा नहीं निकालना चाहिए। तो व्हाट विल बी द थंब रूल? सर थंब रूल इतना ही है, सपोज मेरे पास में कोई पैसा पड़ा है, स्पेयर में पैसा पड़ा है, तो मुझे लोन लेना चाहिए, उस पैसे से इन्वेस्ट कर देना चाहिए। यदि उस स्पेयर में पड़े हुए पैसे से जो ब्याज अर्जित हो रहा है, इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाउसिंग लोन, तो मुझे हाउसिंग लोन ले लेना चाहिए। सपोज मैं बिजनेस में उस पैसे को लगाता हूँ तो 15% मैं कमा सकता हूँ, पर हाउसिंग लोन मुझे 10% में मिल रहा है, तो अच्छा है ना, हाउसिंग लोन लेता हूँ और 15% से 5% का फायदा हो जाएगा। और जैसे इसका उल्टा है,
कि जो पैसा मेरे पास में पड़ा है वो मुझे कमा करके क्या दे रहा है, उससे कम दे रहा है जितने पे हाउसिंग लोन मिल रहा है। सपोज हाउसिंग लोन 10% में मिल रहा है और इस पैसे से मैं एफडी कराऊंगा और एफडी पड़ रही है 8% की, तो अच्छा ये ना कि मैं 8% पे एफडी ना करा करके क्या कर लूँ, हाँ इस पैसे से प्रॉपर्टी खरीद लूँ, क्योंकि हाउसिंग लोन लूंगा तो 2% एक्स्ट्रा पड़ेगा। सो इट्स अगेन अ इवैल्यूएशन, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग व्हाट, कि आपके पास में जो पैसा पड़ा है उसका इन्वेस्टमेंट आप किस तरह से करने वाले हो। आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, हाँ अपॉर्चुनिटी है उस पैसे के लिए, तो आप अपॉर्चुनिटी को इनकैश कीजिए और हाउसिंग लोन ले लीजिए। पर यदि आपको लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसमें आपको फायदा नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, अपने पैसे से प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। अगेन कुछ लोग होते हैं जो टैक्स सेविंग के लिए केबल लोन लेते हैं। हाँ देयर आर लॉट ऑफ सेविंग्स अवेलेबल इन द वाइल टेकिंग। पहली चीज, यदि आपने लोन लिया है तो यू आर गेटिंग एग्जम्पशन, सर्टेन एग्जम्पशंस और डिडक्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। पहले यदि मैं सेक्शन 24 की बात करूं इनकम टैक्स एक्ट की, यदि आपने लोन लेकर के मकान खरीदा है तो उस मकान लोन पर दिए जाने वाला ब्याज, आप जो ब्याज दे रहे हो बैंक को, उस ब्याज की आपको डिडक्शन मिल जाएगी हर साल। डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में 2 लाख रुपए तक की आपको ब्याज की छूट मिल जाएगी। और यदि लेट आउट है तो उस केस में तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो हम मान के चलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड अपने आप में यूज़ के लिए आपने चीज़ें खरीदी है तो उस केस में 2 लाख रुपए तक को ब्याज तक की आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा आपने जितना भी प्रिंसिपल पे किया अंडर सेक्शन 80C डिडक्टेबल रहेगा। 1.5 लाख रुपए तक की आपको कोई और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है यदि आपका प्रिंसिपल 1.5 लाख रुपए तक का है तो। तीसरा, एक एडिशनल सेक्शन फर्स्ट टाइम बायर के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। यदि कोई पहली बार मकान खरीद रहा है तो वो उस केस में 1.5 लाख की एडिशनल इंटरेस्ट की छूट और ले लेगा। टोटली ये इंटरेस्ट की छूट आपको 2 + 1.5 3.5 की हो सकती है यदि पहली बार आपने मकान खरीदा, फर्स्ट टाइम बायर हो आप तो, ठीक है। पर उसकी स्टैम्प वैल्यू आपकी 45 लाख से कम होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट की छूट 3.5 लाख तक, वेरस आपको प्रिंसिपल की छूट 1.5 लाख तक की। ये टैक्स बेनिफिट आपको किससे मिल रहा है, यदि आपने मकान लोन से खरीदा है तो। इस आपने सेल्फ फंडिंग से खरीदा तो उस केस में आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। सेकेंडली, एक और एडवांटेज, देयर आर अ लॉट ऑफ कंसेशंस एंड सब्सिडीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द पर्सन, कि आपका मकान स्वयं का मकान होना चाहिए। तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें आपको छूट दे रखी है, सब्सिडी दे रखी है कि यदि आपका मकान 45 लाख रुपए से कम का है तो उस केस में वो 3.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको दे देंगे, और उससे ज़्यादा है तो वो 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको। तो आपको सब्सिडी का फायदा उठाना है तो आपको लोन तो लेना पड़ेगा। तो लोन लेना अच्छा है, एक तरफ टैक्स बेनिफिट आपको मिल रहा है, दूसरी सब्सिडी। तीसरा, आजकल के समय में उधार लेना अच्छा माना जाता है। इट बूस्ट योर क्रेडिट वर्थनेस, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। आप सिविल निकाल के देखोगे, यदि आपने लोन नहीं लिया है ना, यदि आज तक आपने लोन नहीं लिया, उधार नहीं लिया है, तो आप किसी से उधार मांगने लायक भी नहीं है, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर 0 होगा। तो उधार लेने के लिए आपको क्रेडिट स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, और क्रेडिट स्कोर आपकी क्रेडिट वर्दनेस को बढ़ाता है। तो भाई साहब, आप जितना उधार लेंगे, जितना लोन लेंगे, आपकी क्रेडिट वर्दनेस बढ़ जाएगी यदि आपने उस पैसे का सही समय पर भुगतान किया है तो। इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि यदि इसके अलावा आप चीप फंड का यूज कर रहे हो, लिवरेज का फायदा उठा रहे हो, भाई मैंने एक साथ लोन का पैसा ले लिया और उसके बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं क्या कर रहा हूँ, उस पैसे को चुका रहा हूँ। मेरे पास में 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को तोड़ करके उस चीज़ को खरीदता, या फिर मैंने पैसा उधार लिया और धीरे धीरे चुका रहा हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग दैट चीपेस्ट, आई एम टेकिंग लिवरेज गियरिंग, मैं लिवरेज गियर का फायदा उठा रहा हूँ। तो आपके पास में लोन यदि आप लेते हो तो आपके पास में 4 बहुत इंपॉर्टेंट फायदे हैं। पहला, टैक्स का फायदा होने वाला है। टैक्स का कैसे फायदा होगा, आपको अंडर सेक्शन 24 2 लाख रुपए तक की तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। एडिशनल आप 80EE में जा सकते हो, जो फर्स्ट टाइम बायर है 1.5 लाख का एडिशनल इंटरेस्ट का मिल जाएगा, टोटल 3.5 लाख का मिल जाएगा। प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको 80C में 1.5 लाख तक की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बहुत सारी जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं उनमें सब्सिडीज आप ले सकते हो, जिनमें से आपका यदि आपका 45 लाख से यदि मकान की कीमत कम है तो उस केस में आपको 3.5 लाख, और यदि 45 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपको वो 2 लाख तक की सब्सिडी देने के लिए तैयार है। आपका क्रेडिट स्कोर बूस्ट हो जाएगा, क्रेडिट बढ़ जाएगी। सेकेंडली, आप लिवरेज गियरिंग का फायदा उठा रहे हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को टच नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से आप इमरजेंसी फंड का आप लिक्विडिटी मेंटेन कर पाएंगे। तो इन सारे कारणों की वजह से आप होम लोन की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, मैंने बताया था सेल्फ फाइनेंसिंग में आपके पास में क्या, कि आप हैसल प्रोसेस से बचना चाहते हो, या फिर आप क्या करना चाहते हो, जो ओवरऑल कॉस्टिंग पड़ रही है किसनी की, जो 120 से 150% की कॉस्ट पड़ेगी किसी प्रोजेक्ट की या किसी हाउस की 20 सालों में यदि मैं लोन लेता हूँ, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ। डिसीजन फिर से आपका रहेगा, आपको ये इवैल्यूएट कर लेना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी चीज़ फायदेमंद है। दोनों का तुलनात्मक, दोनों को आप कंपेयर करेंगे और जिसमें आपको लगता है फायदेमंद है वो चीज़ बेस्ट